हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे और अपनी सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हेलो एवरीबॉडी, कैसी है जनता? तो केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए आई होप आप लोग तैयार होंगे। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड alcohol, phenols and ethers in the last class, and we have also covered haloalkanes and haloarenes in the organic section. Today we have the third lecture of organic chemistry, where we will do short questions of carbonyl compounds, that is aldehyde, ketones and carboxylic acids. ये सीरीज एक कंप्लीट पैकेज है ऑफ एमसीक्यू क्वेश्चंस, रीजनिंग क्वेश्चंस, figure based questions, case study based questions, as well as nomenclature and IUPAC based questions. Short answers, long answers, everything is there in this set of questions. Please इस सीरीज को सीरियसली लें। इस सीरीज में ए बी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इंपॉर्टेंट नहीं हो। ओके, अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, यू डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस गिवन इन द प्लेलिस्ट एज वेल एज यू डू दिस सीरीज। अगर आप ये दोनों कर लेते हैं, दैट इज मोर देन इनफ। उसके बाद आपको कुछ भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है अपने चैप्टर से रिगार्डिंग। ओके, आई होप आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस देख लिए होंगे। उसके क्वेश्चंस मैंने चैप्टर वाइज लिए हुए हैं, नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। अगर आप लोगों ने पहले के ऑर्गेनिक के भी लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख सकते हैं। ये है हमारा कार्बोनिल का लेक्चर। इसके बाद वी आर लेफ्ट विद अमीन्स एंड बायोमोलिक्यूल्स, इसकी ये खत्म हो जाएगा। देन वी विल मूव टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वे विल डू द क्वेश्चंस ऑफ डीएनएफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि हम लोग वन शॉट ले लें एक, लेकिन आई कांट गारंटी यू राइट नाउ बिकॉज वी हैव एम्पल ऑफ स्टफ। काफी लोगों ने डिमांड करी हुई थी एसिड बेसिक स्ट्रेंथ वाले, वो भी देखना है। शॉर्ट सीरीज भी चल रही है, वो भी देखनी है। स्ट्रैटेजी सेशंस भी देखने हैं मुझे, स्पेसिमेन पेपर का भी देखना है। तो सब चीज़ों चल रही हैं, तो मैं प्रायोरिटी बेसिस पर अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस पर काम कर रहा हूँ। वन शॉट आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक की बनी हुई है, फिजिकल की बनी हुई है, इनऑर्गेनिक की रह जाती है। अगर नहीं हो पाया पॉसिबल पूरे का वन शॉट, तो मैं इनऑर्गेनिक की वन शॉट बना दूंगा। तो आप के पास तीन पार्ट्स हो जाएंगे, एक इनऑर्गेनिक की वन शॉट, एक ऑर्गेनिक की वन शॉट और एक फिजिकल की वन शॉट। इस तरीके से आप तीनों को देख सकते हो। ठीक है, तो जनता जुड़ गई हो तो हम लोग स्टार्ट करें आज का। जैसे ही जुड़ते जाएं अपने अटेंडेंस मार्क करें, एक थम्स अप का साइन दिखाएं, या फिर लाइव चैट में भी आप प्रेजेंट लिख सकते हैं। एंड डिस्क्लेमर विच आई गिव बिफोर एवरी वीडियो, इफ योर कमेंट इज मिस्ड या फिर आपका डाउट मिस हो जाता है, प्लीज ऑफेंड मत होना। लाइव चैट में मेरा फोकस पढ़ाने पर रहता है, ज्यादा डाउट्स पर और चैट पर नहीं रहता। अगर वो बाई चांस मिस हो जाता है, इंटेंशनली नहीं होगा ऐसा कुछ, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी डाउट से क्वेरीज को पोस्ट कर सकते हैं, या मुझे पर्सनली भी मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे। ओके, ये मत सोचना कि जानबूझ के हमारा डाउट लिया नहीं गया है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी के संग कोई यहाँ पे दुश्मनी नहीं हो रही है, तो प्लीज अपने ऊपर इसे पर्सनली मत लेना। ओके, चलो हम लोगों ने काफी वेट कर लिया है, लेट अस स्टार्ट विद अ सीरीज। बिफोर स्टार्टिंग, ये जो है वो क्यूआर कोड्स हैं टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल के, वेयर यू गेट ऑल द अपडेट्स, द क्लास नोट्स, ऑल द इंफॉर्मेशन, रिमाइंडर फॉर द सेशंस, एज वेल एज I ask you your doubts and queries also. So you can join these channels, and these are the links of our hyperlinks of social media handles. You can join them as well. Okay. अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि आपके पास 30 मिनट्स पहले नोटिफिकेशन आ जाए करे लेक्चर का, और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। ओके, जल्दी जल्दी ये काम करो, लाइक कर दो। अगर आप कर सकते हो तो शेयर कर दो, और कुछ भी नहीं कर सकते तो लाइक तो कर ही देना। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर ही देना। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ अब तक सब लोग जुड़ गए होंगे। पहला क्वेश्चन से मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। पहले स्टार्टिंग में इसका आंसर दो। व्हाट काइंड ऑफ कंपाउंड्स अंडरगो
कैनिज़ारो रिएक्शन, हमें पता है कैनिज़ारो रिएक्शन एक कार्बोनिल कंपाउंड की डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, जिसके अंदर एक कार्बोनिल कंपाउंड होता है जो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन अंडरगो करता है, तो एक प्रोडक्ट उसका ऑक्सीडाइज्ड मिल जाता है, एक प्रोडक्ट हमारे को रिड्यूस प्रोडक्ट मिल जाता है। यानी हमारा कार्बोनिल कंपाउंड एक जगह एसिड का सॉल्ट बना देता है और दूसरी जगह अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। इस टाइप की रिएक्शन होती है कैनिज़ारो रिएक्शन। उसके बाद कैनिज़ारो रिएक्शन वो देता है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ठीक है। कौन देता है? एल्डिहाइड, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो देता है, मतलब बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो देता है, वो वाला एल्डिहाइड देता है। ये कैनिज़ारो रिएक्शन की कंडीशन होती है। तो नो अल्फा हाइड्रोजन के लिए अल्फा हाइड्रोजन वाले तो देते ही नहीं है, तो ये दोनों क्रॉस आउट हो गए। और कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली होता है, इनके केस में डाइल्यूट अल्कली नहीं होता। कीटोन नहीं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड जिस पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता वो देती है कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। ये हो गया डी आंसर हो गया हमारा। आगे मूव करें, जल्दी जल्दी मुझे बता दो, आगे मूव करें। इजी क्वेश्चन था, स्टार्टिंग में हमेशा इजी क्वेश्चन से ही रखता हूँ, लेकिन आगे मूव करते करते हमारा लेवल बढ़ता जाएगा। स्टार्टिंग में इजी क्वेश्चन ही रखिए, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका जो है प्रोडक्ट लिखना है आपको इस रिएक्शन का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का क्वेश्चन है, करो इसे सॉल्व। प्रोडक्ट लिखना है इस रिएक्शन का। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रही है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जाता है और न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करता है और जुड़ जाता है। एडिशन है या सब्स्टिट्यूशन नहीं है, तो कोई बाहर नहीं निकलेगा। क्या होगा यहाँ पर, HCN है, यहाँ पर साइनाइड नेगेटिव आयन होगा जो कि न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। साइनाइड नेगेटिव जो है वो कार्बन के सेंटर पर अटैक करेगा। कार्बन के सेंटर पर अटैक करने से ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा। उसके बाद क्या होगा, इस तरीके से मूव करेगी रिएक्शन। यहाँ O नेगेटिव हुआ और यहाँ पर जो साइनाइड ने अटैक किया था वो लग जाएगा। अब यहाँ रिएक्शन के अंदर क्या है, अब रिएक्शन के अंदर H प्लस पड़ा हुआ है, जो H यहाँ पे था ना, ये साइनाइड नेगेटिव ने तो अटैक किया था, अब यहाँ H प्लस पड़ा हुआ है, ये O नेगेटिव इस H प्लस को पकड़ लेगा और जाके प्रोडक्ट बना देगा ये। तो देखो, बेंजीन तो बन ही नहीं सकती, फिनॉल तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि रिंग जो है वो साइक्लोहेक्सेन की रिंग है। तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो गया। नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन, ऐसे कैसे प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं हो रहा, ये भी एलिमिनेट हो गया। और रिंग 6 मेंबर से 5 मेंबर की कर दी, तो ये भी नहीं हो सकता, 6 मेंबर से 5 मेंबर की रिंग भी नहीं बनेगी यहाँ पे, तो ये भी प्रोडक्ट एलिमिनेट हो गया। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप बी आंसर तक पहुंच सकते हो बिना दिमाग लगाए भी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया, आंसर बी, ओके। किसका एग्जाम्पल है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है, ओके। शुड बी मूव फॉरवर्ड, if you have any doubts you can ask, otherwise I am switching on to the next question. This is a very nice question. Please take a minute and solve this question and tell me the answer. A, B, C, D. We have 4 options. Please write in the live chat. क्या होगा इसका आंसर? Take a minute. Don't hurry. Take your time. But tell me the answer to this question. I'm giving you a minute. Let us know what is the answer. इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम में पहले कराया हुआ है, अल्कोहल फिनॉल्स में भी। आपको कुछ नहीं करना, बस इसमें क्वेश्चन में लास्ट के लिए उसने जो है पूछ लिया है किस टाइप का आइसोमर्स है या क्या है। आप पहले सॉल्व करो, इसे आंसर निकालो, देन कंपेयर करना है। इसे पहले सॉल्व तो करो, पहले सॉल्व करो इसे और आंसर निकाल के बताओ मुझे। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है। टेक योर टाइम।
कर लिया। देखो CH3CHO है, ये ग्रेनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन हो रही है। अगर ग्रेनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन होती है तो वी नो दिस वेरी वेल, ये पार्ट जो होता है ये पार्ट नेगेटिव होता है और ये वाला पार्ट ग्रेनार्ड में पॉजिटिव होता है। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ से अटैक करता है, यानी CH3 अटैक करेगा किस पे, कार्बन के सेंटर पे। तो अटैक यहाँ पे होगा इस तरीके से, ठीक है, अटैक यहाँ पे होगा और इससे हमारा सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल बनता है। आपको पता है कि अगर जो है ग्रेनार्ड रिएजेंट जो है रोल प्ले करता है तो वो तभी करता है जब हमें रिंग बढ़ानी हो। सेकंड नंबर चीज, ग्रेनार्ड रिएजेंट का क्या फंक्शन होता है, जब हमें जो है सब्स्टिट्यूटेड अल्कोहल बनाना हो तब ग्रेनार्ड रिएजेंट का यूज होता है। ये रिएक्शन एक कन्वर्जन में काम आती है। वो कन्वर्जन कौन सा होता है, वो कन्वर्जन होता है जब आपको रिंग बढ़ा के अल्कोहल बनाना हो तब ये रिएक्शन यूज होती है, सेट ऑफ कंडीशन। तो बेसिकली उन्होंने किया क्या, इन्होंने एरो फॉर्म में आपको एक कन्वर्जन दे दिया जो आपको करना है। तो देखो ग्रेनार्ड रिएजेंट और H2O से क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। पहले इसकी रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, CH3 CH OMgBr और CH3, ये बन जाएगा। अब इसमें वाटर ऐड होगा तो वाटर ऐड करने से ए प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH OH CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज ए, यह ए क्या है हमारा, अल्कोहल है, लेकिन हमारा 1 ऑल नहीं है, ये 2 ऑल है, ठीक है। H2O से 4 से रिएक्शन होगी, हमें पता है H2SO4 और हीट दे रखा होता है तो अल्कोहल का क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है अल्कोहल का और हमारी एल्कीन बनती है। क्या बनती है, एल्कीन बनती है, एल्कीन बनती है। कौन सी एल्कीन बनेगी इसमें, तो बी से एल्कीन बन जाएगी हमारी ये, क्योंकि 3 ही मेंबर है तो इस टाइप की हमारी ये एल्कीन बन जाएगी, ठीक है। ये हो गई एल्कीन, दिस इज बी। अब ये एल्कीन के साथ क्या होगा, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होती है। जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है तो क्या होता है, कौन सा रूल लगता है इसके अंदर, मार्कोनिकॉफ रूल क्या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, बताओ। मार्कोनिकॉफ लगता है कि एंटी मार्कोनिकॉफ लगता है, इसमें लगता है एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ लगने से क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ लगने से, एक मिनट रुकना, हाँ, एंटी मार्कोनिकॉफ लगने से क्या होगा, इसमें अगर मार्कोनिकॉफ रूल लगता तो हमारा जो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है उसका जो OH है, यहाँ पर एक स्टेप लिखना भूल गया, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हमारा H2O यूज हो रहा है। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में अगर हमारा H2O यूज हो रहा है, क्योंकि एग्जाम में वो H2O की जगह D2O भी लिख सकता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में अगर H2O से ही हो, H2O की जगह D2O से भी हो सकती है। वैसे कॉमन तो हमेशा H2O से ही होगी, अगर D2O उससे करवानी होगी उसे तो वो स्पेसिफिकली मेंशन करेगा D2O। तो क्या होगा, H2O का OH जो है वो यहाँ लगना चाहिए था, मार्कोनिकॉफ बोलती तो, लेकिन हमारी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन एंटी मार्कोनिकॉफ होती है तो हमारा जो OH लगेगा वो साइड में लगेगा, तो यानी CH3 CH2 CH2 OH हो गया इससे। तो यानी हम लोगों ने 2 ऑल से 1 ऑल बना लिया। तो एग्जाम में कन्वर्जन आ सकता है कि 2 ऑल से 1 ऑल बना, तो आप ये स्टेप कर सकते हो, पहले आप हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन करके एल्कीन बना लो, फिर उसकी मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कर दो। तो ये हमारा क्या बन गया, प्रोपेन 1 ऑल बन गया, ठीक है। तो ये 1 ऑल है, ये हमारा 2 ऑल है। एग्जाम में ये कन्वर्जन के फॉर्म में आता है, यहाँ पर क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया, लेकिन एग्जाम में ये कन्वर्जन के फॉर्म में भी आ सकता है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली 2 ऑल से 1 ऑल हो गया, यानी पोजीशन ऑफ OH में चेंज है। तो ये क्या हो गए, ये हो गए पोजीशन आइसोमर्स। आइडेंटिकल तो नहीं है, ऑप्टिकल भी नहीं है, फंक्शनल है नहीं क्योंकि दोनों में अल्कोहल ग्रुप ही है, तो क्या बचा, पोजिशनल आइसोमर्स है दोनों। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 पोजीशन है, पोजीशन का फर्क है ना, अगर पोजीशन में फर्क हो तो वो पोजिशनल आइसोमर्स कहलाए जाते हैं, आपको पता है ये वाली बात। ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों पोजिशनल आइसोमर्स हो गए। क्वेश्चन इज नॉट टफ, इट इज जस्ट कि वो कॉन्सेप्ट्स पर फोकस कर रहा है रादर देन आस्किंग, जो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो पूछे बगैर वो कॉन्सेप्ट पे फोकस कर रहा है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ दिस न्यू पैटर्न, है ना।
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये ऑलरेडी मैंने आपको पहले भी करा चुका हूँ ये वाला क्वेश्चन भी, अगेन ये कुछ नया नहीं है, जस्ट आपका कॉन्सेप्ट है। कौन सा कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन? मैंने लास्ट क्लास में बताया था जब भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, तो वो ही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा जो सबसे ज्यादा गरीब होगा। मतलब जो गरीब है उसे और दबाया जाता है, और जो अमीर है वो अमीर ही होता जा रहा है। इंडिया में क्या हो रहा है अब, जो अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है वो गरीब होते जा रहे हैं। ऐसा ही हो रहा है। रिच रिच आर बिकमिंग मोर रिच एंड पुअर आर बिकमिंग मोर पुअर। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मतलब क्या होता है, जो गरीब है, प्लीज ऐसे पॉलिटिकल एंगल ना दें, डिस्क्लेमर है ये मेरी तरफ से। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जांपल कोट किया है मैंने, हाइपोथेटिकल। तो क्या हो रहा है, जो गरीब है वो ही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो यानी अगर रिएक्टिव की बात करी जा रही है तो जो गरीब है, जैसे गरीब छांटो, अब प्लीज यहाँ पे गरीब को सिलेक्ट करो। तो हमें पता है कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से। तो ये कीटोन है, ये कीटोन है, ये दोनों तो पहले ही जो है एलिमिनेट हो गए। अब इन दोनों की बात आई ए और सी की, तो इसमें क्या होगा बताओ, इसमें क्या होगा, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। अरे यहाँ पे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे इसे बेंजीन की, बेंजीन से मिल रहा है इसे प्लस आई, यहाँ पे इसे CH3 से प्लस आई मिल रहा है। तो गरीब कौन हुआ, ये हुआ ना इसके कंपैरिजन में। सी को बेंजीन से मिल रहा है, बेंजीन का प्लस आई ज्यादा अच्छा मिलेगा उससे, रादर देन जो है ये CH3 से। तो गरीब कौन हुआ, ये हुआ। ठीक है, आंसर क्या हो गया, ए हो गया। ओके, ओके कि नहीं, जल्दी बताओ। एल्डिहाइड ज्यादा होते हैं कीटोन से, तो रिएक्टिव में ए और सी में से रिएक्टिव हुआ। अब रिएक्टिव के लिए गरीब होना चाहिए, तो गरीब इन दोनों में से क्या हुआ, CH, ये जो होगा वो कम गरीब होगा, ये ज्यादा गरीब होगा। अगर ये ज्यादा गरीब होगा तो रिएक्टिव ज्यादा ये होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक उस पर ज्यादा होगा। समझ में आई कि नहीं? या फिर इसे एक एंगल से और समझ सकते हो, ये समझ लो कि जैसे कोई रिच पर्सन है, जैसे अंबानीज है या बिल गेट्स है या फिर एलोन मस्क है, तो उनके लिए 1000 रुपए की वो वैल्यू नहीं है जो आपके लिए है। तो वही चीज है कि न्यूक्लियोफाइल के पीछे पागल वही होगा जिसे उसकी वैल्यू पता होगी। तो उसकी वैल्यू के लिए ये ज्यादा करीब है, इसको न्यूक्लियोफाइल की ज्यादा वैल्यू है, इसको ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसके लिए 1000 रुपए उतने मायने नहीं रखते हैं जितना इसके लिए रखते हैं। ए के लिए 1000 रुपए की वो वैल्यू, उसके लिए जो है 1000 रुपए की वैल्यू ज्यादा है, इसके लिए इतनी 1000 रुपए की वैल्यू नहीं है, उसका ऑलरेडी पेट भरा हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरह से भी समझ सकते हो। आई नो ये थोड़ा ऑकवर्ड वो हो गया, पर जैसे भी आपको समझ में आ जाए। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे समझ में आ रहा है वेग तरीके से तो वो तो भी ठीक है, समझ में आना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन हो जाना चाहिए। मेरे तरीके और मेरी हरकतों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में जो मैटर करता है वो है कि आप क्वेश्चन कर लें, और एग्जाम में अगर यही तरीके से बताओ तो ज्यादा अच्छे से याद रहता है। अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता है कि प्लस आई इफेक्ट ऑफ फिनाइल ग्रुप विल बी मोर देन CH3 ग्रुप and aldehyde will be more reactive than ketone, and out of A, B, C, D, B and D will be eliminated, and out of A and C, CH3 group will have a lesser plus I effect than ये C effect। अगर मैं सबसे थ्योरी भाषा बताने लग जाता तो आपको आधा टाइम तो याद ही नहीं रहती ये चीजें। अगर मैंने हम ऐसे बता दिया है तो आई होप ये याद रहेगा। आगे मूव करते हैं। फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट करता है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के संग, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म
वही सेम क्वेश्चन है, बस फॉर्मल्डिहाइड ले लिया है इसमें। तो एक चीज याद रखना, मैंने अभी अभी बताया कि जो है हमारा जब भी हम ग्रेनाड लेते हैं तो सब्स्टिट्यूटेड बनते हैं, लेकिन वो किसके लिए बताया था, वो मैंने एसिटाल्डिहाइड के लिए बताया था। यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड है, तो फॉर्मल्डिहाइड से स्ट्रेट चेन नहीं बनेगी, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड के पास तो हाइड्रोजन ही नहीं, हाइड्रोजन है उसके पास तो मिथाइल ग्रुप पहले है ही नहीं, तो उसके लिए तो मिथाइल ग्रुप लगेगा ही लगेगा। किस तरीके से रिएक्शन होगी, अगेन वही तरीके से रिएक्शन होगी। ये है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी MEmgBr लगेगा, CH3 को शॉर्टकट में Me कहते हैं, ठीक है। ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव इस तरीके से अटैक करेगा इस सेंटर पे, ये बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट होगा, फिर क्या होगा, H इस तरीके से O नेगेटिव है, MgBr है, और यहाँ पे हमारा H है और यहाँ हमारा Me हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये पानी पकड़ेगा, पानी से रिएक्शन करेगा, पानी में क्या होगा, एसिडिक क्लीवेज होगी, एसिडिक क्लीवेज में क्या होगा, ये यहाँ से टूट जाएगा, क्या होगा उसके बाद H H Me और यहाँ पे OH आ जाएगा, प्लस MgBr है, और इसके संग H तो यहाँ आ गया, OH यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। तो ये बना, ये क्या चीज बन गई, ये बन गया Me और CH2OH यानी CH3 CH2OH यानी एथेनॉल बन गया, ये इथेनॉल बन गया। तो इथेनॉल की प्रिपरेशन पूछ सकते हैं एग्जाम में, फॉर्मल्डिहाइड टू इथेनॉल, तो ये आप ये वाली रिएक्शन कैरी आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं आपको कन्वर्जन की भी साइड बाय साइड नॉलेज देता चल रहा हूँ, है ना। कन्वर्जन की भी आपको बेसिकली साइड बाय साइड नॉलेज मिल जाएगी, किस तरीके से कौन से कन्वर्जन के लिए क्या क्या सोचना है। आई होप ये वाली बात क्लियर हो गई होगी, है ना। आगे मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। पहला कहता है कि असर्शन रीजन दोनों ही सही है, दूसरा कहता है असर्शन रीजन दोनों ही सही है पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तीसरा कहता है असर्शन सही है, चौथा कहता है रीजन सही है, ठीक है। तो देखो इसमें एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों ही रिएक्ट करते हैं टॉलरेंस रिएजेंट के संग, सिल्वर मिरर टेस्ट देते हैं। असर्शन ये कह रहा है, रीजन कह रहा है बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन कंटेन इन कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के अंदर कार्बोनिल ग्रुप है, ये बात बिल्कुल सही है। एल्डिहाइड के अंदर कार्बोनिल ग्रुप होता है, देखो इस तरीके से होता है, हमें पता ही है, ये डबल बॉन्ड O ग्रुप है, एल्डिहाइड होगा तो H हो जाएगा, कीटोन होगा तो R हो जाएगा, दोनों के अंदर ग्रुप है, ये बात तो बिल्कुल सही है। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही टॉलरेंस से रिएक्शन करते हैं, नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। केमिकल टेस्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टॉलरेंस टेस्ट जो होते हैं वो एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स नहीं देते, और यही बात फेलिंग्स टेस्ट के लिए भी होती है, फेलिंग टेस्ट भी एल्डिहाइड्स देते हैं, कीटोन्स नहीं देते, तो ये बात बिल्कुल गलत है। तो मतलब आंसर क्या हो गया, असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज ट्रू, असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा इसका, ठीक है। बताओ क्या कहती है जनता, इसका आंसर डी होगा या नहीं होगा, बिल्कुल डी होगा इसका, ठीक है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 3 मिथाइल पेंटेनल, एक क्वेश्चन स्ट्रक्चर का कर लेते हैं आसान सा। 3 मिथाइल पेंटेनल का स्ट्रक्चर बनाना है, पेंटेन अल है ना, ये रहा 3 मिथाइल पेंटेनल, अल ग्रुप तो ये रहा, और 3 पर मिथाइल है तो 1 2 3, ये 3 2 1, ठीक है। ये हो गया 3 मिथाइल पेंटेनल, इजी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट देखो, एक एरोमेटिक कंपाउंड ए है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है, पॉजिटिव डीएनपी टेस्ट दे रहा है और आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, ना ही टॉलरेंस को रिड्यूस कर रहा है, ना ही डीकलराइज कर रहा है ब्रोमीन वाटर को, इसका स्ट्रक्चर बताना है, एग्जाम के लिए मार्क कर लेना है, इट्स इंपॉर्टेंट।
ठीक है, इस क्वेश्चन को या तो पीडीएफ से पढ़ लेना या तो अभी इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, एन एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड वो पहले ही कह रहा है कि कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक है। ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई कि कंपाउंड एरोमेटिक है। और इन्फॉर्मेशन क्या है, पहले तो हम लिखते हैं कि हमारे को इन्फॉर्मेशन पता है क्या है, तब जाके हम इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हैं। सेकेंड चीज मुझे पता है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H8O, ये पता चल गई मुझे। और क्या पता है मुझे इसके बारे में, ये पॉजिटिव DNP देता है, मतलब ये कार्बोनिल कंपाउंड है। ये पता चल गया कि ये कार्बोनिल कंपाउंड है क्योंकि DNP दे रहा है ये। फोर्थ क्या पता चल गई, फोर्थ पता चल गई ये आयोडोफॉर्म दे रहा है। अगर आयोडोफॉर्म दे रहा है तो ये एक मिथाइल कीटोन रहा होगा। आयोडोफॉर्म दे रहा है मतलब ये मिथाइल कीटोन होगा, ये मिथाइल कीटोन होगा। इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि ये मिथाइल कीटोन होगा। मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा कि अगर एरोमेटिक है तो ये एरोमेटिक की रिंग हो गई, और यहाँ पे ऊपर जरूर C डबल बॉन्ड OCH3 रहा होगा, मिथाइल इस टाइप का ग्रुप इसमें प्रेजेंट होगा। ये हो सकता है, मुझे नहीं पता कि है या नहीं, पर ये हो सकता है। ठीक है, और वो टॉलरेंस को रिड्यूस नहीं कर रहा है, यानी वो एल्डिहाइड नहीं है, तो मतलब ये कंडीशन बन रही है कि ये हो सकता है। ठीक है, ये बन सकती है कंडीशन कि ये हो सकता है, क्योंकि ये एल्डिहाइड नहीं है, वो साफ साफ कह रहा है कि वो टॉलरेंस को रिड्यूस नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद वो जो है वो डीकलराइज नहीं कर रहा है ब्रोमीन वाटर को। तो मैं बता दूं, ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज करते हैं जब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होती है। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होती है तब डीकलराइज करते हैं। अनसैचुरेशन तो इसके अंदर किसका है, बेंजीन का अनसैचुरेशन है, पर क्योंकि इसके अंदर बेंजीन नहीं है तो कभी कभार क्या होता है, जो एल्कीन ग्रुप होता है ना, अगर किसी के अंदर एल्कीन या एल्काइन ग्रुप, एल्कीन एल्काइन ग्रुप जो होता है वही अनसैचुरेशन का टेस्ट देता है। अगर हमारा एरोमेटिक पर चले जाते हैं ना जब हम, तो एरोमेटिक वाले कभी कभार जो है अनसैचुरेशन का टेस्ट नहीं देते हैं, भले ही उनके अंदर बेंजीन में डबल बॉन्ड हो, तब भी हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जब हो जाती है तब ये टेस्ट जो है वो पॉजिटिव नहीं आता। तो इस टेस्ट से हम लोग ब्रोमीन वाटर टेस्ट से कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, तो एक टेस्ट यहाँ पर रेलेवेंस नहीं होल्ड करेगा, क्योंकि ये यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। उसके बाद ये मेरा कंपाउंड आ रहा है, अब इसमें बस मेरे को चेक करना है कि CHH8O का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेरीफाई हो रहा है या नहीं। तो देखो 6 कार्बन यहाँ हो गए एंड 7 यहाँ और 8 ये वाला कार्बन हो गया, 8 कार्बन हो गए तो C8 हो गया। H8 है या नहीं, देखो H के लिए 1 2 3 4, 4 के बाद यहाँ 5 और 3 ही वाले H, तो H हो गए 8 और O एक ये रहा, O एक ये रहा, C8H8O फॉर्मूला वेरीफाइड है। आंसर पर हम पहुंच गए, आंसर ए का यही होगा। क्या है इसका नाम, इसका नाम है एसिटोफेनोन। ठीक है, एसिटोफेनोन ये क्या है, ये एक फिनाइल मिथाइल कीटोन है। क्या है, ये एक फिनाइल मिथाइल कीटोन है। कैसे पहुंचे हम इसकी तरफ, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H8O है, तो और एक एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक से मतलब इसके अंदर बेंजीन रिंग होगी। सेकंड देखा कि DNP दे रहा है, मतलब एक एल्डिहाइड कीटोन होगा। उसके बाद उसने कहा कि आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, मतलब एक मिथाइल कीटोन होगा, मतलब इसमें CH3CO ग्रुप होगा ही होगा। वो टॉलरेंस को रिड्यूस नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि उसमें एल्डिहाइड नहीं है, ये कीटोन कीटोन है, तो यानी मिथाइल कीटोन जो है कंफर्म हो गया। उसके बाद ब्रोमीन वाटर से हमें पता चल गया कि इसके अंदर हाई डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है, तो इसमें जो है डबल बॉन्ड नहीं है कहीं भी रादर देन बेंजीन की रिंग। ये कंक्लूड हो गया, सब चीजों को हमने अप्लाई किया और हमारे आंसर तक हम पहुंच गए। आंसर हो गया एसिटोफिनोन। ठीक है, आंसर हो गया एसिटोफिनोन। तो ये इरेज कर देता हूं, ये है आंसर। आंसर एक बार क्लियर कट लिख देता हूं, ये है आंसर। ठीक है, ये है आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आउट ऑफ CH3 CH2 CO CH2 CH3 एंड CH3 CH2 CH2 CO CH3 कौन आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। दोनों ही कीटोन्स हैं,
अब दोनों कीटोन्स में से पूछा है आयोडोफॉर्म कौन देगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। आयोडोफॉर्म टेस्ट जो है मुझे पता है कि मिथाइल कीटोन्स देते हैं, आयोडोफॉर्म टेस्ट मिथाइल कीटोन्स देते हैं, यानी आयोडोफॉर्म टेस्ट जो भी देता है उसके अंदर ये ग्रुप होता है, ये ग्रुप का होना जरूरी है। कभी कभार ये अल्कोहल्स भी दे लेते हैं, पर वो अल्कोहल देते हैं जो टॉटोमराइज होके जो है यही शेप ले लें। तो ये ग्रुप किसके अंदर है, अगर इसके अंदर देखो तो दोनों तरफ सी एच जो कीटोन ग्रुप है उसके दोनों तरफ CH2 और CH2 लगे हुए हैं, जबकि यहाँ देखो यहाँ एक तरफ CH2 लगा है पर कीटोन ग्रुप के एक तरफ यहाँ पे डबल बॉन्ड CH3 लगा हुआ है यहाँ पे, जबकि यहाँ पे कीटोन ग्रुप के दोनों तरफ CH2 लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कौन देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, ये देगा ये नहीं देगा, इसका मतलब है ये आयोडोफॉर्म टेस्ट विल बी गिवन बाय दिस कंपाउंड, दिस वन एंड नॉट दिस, ये नहीं देगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, देयर इज नथिंग डिफिकल्ट इन दिस क्वेश्चन। आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे मूव करें, देखो हाउ विल यू कन्वर्ट द फॉलोइंग, कन्वर्ट करना है, आंसर बताओ इसका। इथेनॉल टू 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, इथेनॉल टू 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके बताओ मुझे कैसे कन्वर्ट करोगे। इथेनॉल है, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड है, प्रोपेनोइक एसिड का मतलब है ये COH हो गया और ये इस तरीके से हो गया और यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है, ये है। मुझे इसे इसमें लेके जाना है, तो इसका मतलब है सबसे पहले तो मुझे कार्बन बढ़ाने हैं, कार्बन बढ़ाने हैं, कार्बन तो भर जाएंगे। अब उसके बाद मेरे को अल्कोहल से एल्डिहाइड कन्वर्ट होना करता था, तब तो मैं PCC से कर लेता था। अगर एसिड बनाना होता था मुझे, अगर CH3CHO से मेरे को सीधा प्रोपेनोइक एसिड बनाना होता तो मैं इसकी ऑक्सीडेशन भी कर सकता था साइनाइड लगा के। लेकिन अब इसमें क्या बोल रहा है, 2 हाइड्रोक्सी बोला हुआ है, 2 हाइड्रोक्सी कैसे करेंगे ये बताओ। तो अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करूं तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से 2 हाइड्रोक्सी वाला अल्कोहल तो बन जाएगा, फिर क्या करेंगे बताओ। अगर मैं ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करूं इसकी, तो ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करके ये तो बन जाएगा। अब इससे क्या करूं मैं, इससे तो कुछ भी नहीं हो सकता, ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन कर दूं तो इससे तो कुछ भी नहीं हो सकता। अच्छा, आप कोई कहे कि एसिड बनाने के लिए इसमें साइनाइड लगा दो जी, साइनाइड से रिएक्शन कर दो, तो एसटीएन से रिएक्शन कर दी तो ये इस तरीके से बन जाएगा। CH3, फिर यहाँ कोई कह दे कि हाइड्रोलिसिस कर दो तो ऐसे बन जाएगा, तो इससे भी आंसर हमारा नहीं हो पाएगा, क्या करें फिर। बस साइनाइड से मुझे ये पता है कि साइनाइड से एसिड तो बन जाता है, तो अगर हम इससे डायरेक्टली साइनाइड बना दे तो ये तो खैर रिएक्शन हो भी नहीं पाती, ये वाली तो जो मैंने लिखी है। अगर इससे मैं डायरेक्टली साइनाइड बना दूं तो अगर मैं इसकी एसटीएन से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर दूं तो साइनाइड ग्रुप यहाँ अटैक करेगा, ये ऊपर चला जाएगा और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो जाएगा इसके अंदर, CH3 CH और यहाँ पे क्या होगा OH और यहाँ CN, ये बन जाएगा साइनाइड से रिएक्शन करूंगा तो। और साइनाइड से रिएक्शन करने के बाद इसकी कर दूं मैं एसिडिक वर्कअप, इसके अंदर H+H2O ये कर दूं मैं हाइड्रोलिसिस एसिडिक कंडीशन में, तो मुझे पता है साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करके एसिड बन जाता है, ये एसिड बन जाएगा साइनाइड का, और एज इट इज वैसे का वैसे ही रहेगा कंपाउंड। तो कैसे कन्वर्जन करेंगे, साइनाइड से रिएक्शन करी तो हम लोगों ने इस हाइड्रोक्सी को 2 पर लगा दिया और रिएक्शन में चेन भी इंक्रीज कर ली और उसके बाद हाइड्रोलिसिस करके साइनाइड का एसिड बना दिया। इस तरीके से हम लोगों ने रिएक्शन कर ली 2 स्टेप्स के अंदर। तो एग्जाम में कभी कभार मेंशन भी हो सकता है नॉट मोर देन 2 स्टेप्स या नॉट मोर देन 3 स्टेप्स, तो इन केस में याद रखना कि रिएक्शन को किस तरीके से परफॉर्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखो, अगेन एक ABCD क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो।
शायद मैं इस क्वेश्चन को करा चुका हूँ लास्ट क्लास में, शायद ये वाला क्वेश्चन हो चुका है लास्ट क्लास में, है ना? फिर से कर लेते हैं, कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में कराया था। एबीसी 3 नॉन साइक्लिक फंक्शनल आइसोमर्स है कार्बोनिल कंपाउंड विद फॉर्मूला C4H8O। C4H8O है, उसके 3 नॉन साइक्लिक, साइक्लिक नहीं है मतलब एलिफेटिक चेन है, और C4H8O है। तो मुझे पता है कि हमारे कार्बोनिल कंपाउंड के, क्योंकि टॉलरेंस के बारे में दे रखा है, कार्बोनिल कंपाउंड में ये किस तरीके से बन सकते हैं। एक तो ये बन सकता है, एक क्या बन सकता है, इसके अंदर कीटोन बन सकता है, इस टाइप का कीटोन बन सकता है। तो यानी ए ये मान लो, बी ये मान लो, अभी मुझे पता नहीं है सी क्या मान सकते हो तुम। अब कीटोन में तो सभी एक यही वाला कीटोन बन सकता है, क्योंकि अगर मैं डबल बॉन्ड को यहाँ लगाऊंगा तो बात एक ही पड़ेगी, यहाँ से भी 2 काउंट और यहाँ से भी 2 काउंट ही होगा, तो बात तो एक ही है। एल्डिहाइड में मैं अलग बना सकता हूँ। एल्डिहाइड में अगर मैं CHO कर दूं इसे और यहाँ सब्स्टिट्यूएंट लगा दूं इस तरीके से, तो मैं एल्डिहाइड में क्या कहते हैं 2 तरह से बना सकता हूँ इन्हें। क्यों? सब्स्टिट्यूएंट लगा के तीसरा एल्डिहाइड बना सकता हूँ। अब वो बोल रहा है उसके अंदर ए और सी के पॉजिटिव टॉलरेंस दे रहा है, वेयर एज बी डज नॉट गिव टॉलरेंस, यानी ए और सी एल्डिहाइड्स है। तो मतलब देखो ए और सी एल्डिहाइड है, सही बात है, टॉलरेंस देंगे ये। बी टॉलरेंस नहीं देगा तो बी कीटोन है, तो बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बना हुआ है, बी कीटोन है। इतनी भी बात सही है, ये अभी तक सेटिस्फाई कर रहा है कंडीशन को। पर वो कह रहा है बी जो है वो आइडोफॉर्म देगा, यानी बी के अंदर ये वाला ग्रुप होगा, बी के अंदर ये वाला ग्रुप होगा। तो क्या बी के अंदर ये वाला ग्रुप है? हाँ देखो ना, बी के अंदर ये वाला ग्रुप है तो सही, ये देखो ये रहा ग्रुप, ये वाला बी के अंदर ये वाला ग्रुप है, तो मतलब ये वाली कंडीशन भी सही है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, ए और बी डिडक्शन करने से जिंक अमलगम से प्रोडक्ट डी देते हैं, सेम प्रोडक्ट। इसकी डिडक्शन करो जिंक अमलगम से ए की, ए की डिडक्शन करो जिंक अमलगम से, क्या बनेगा? जिंक अमलगम से क्लेमेंसन डिडक्शन होता है, क्या बन जाता है? एल्किन बन जाता है, ये हो गया। इसकी डिडक्शन करो तो ये भी क्या देगा, यही देगा। ब्यूटेन बन रहा है दोनों से, ब्यूटेन बन रहा है, हाँ दोनों से ब्यूटेन बन रहा है, ठीक है, ये बात भी बिल्कुल सही हो गई। तो मतलब सही है ये वाली, बिल्कुल जो हमने कंपाउंड बनाए बिल्कुल सही स्ट्रक्चर बनाए हैं। ए और सी जो है एल्डिहाइड होने थे, दोनों एल्डिहाइड ही हैं। बी जो है वो कीटोन होना था, बी कीटोन ही है। बी एक मिथाइल कीटोन होना था, क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो बी एक मिथाइल कीटोन ही है। और ए और बी से सेम प्रोडक्ट मिल रहा था, तो बी से सेम प्रोडक्ट भी मिल रहा है, सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, मतलब हमारा कंपाउंड सही बना है। स्ट्रक्चर ऑफ ABCD, ए का स्ट्रक्चर ये है, बी का ये है, सी का ये है, और डी ये रहा ब्यूटेन, एन ब्यूटेन। अब वो बोल रहा है ए बी और सी में से कौन सबसे कम रिएक्टिव होगा HCN की तरफ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया है कि HCN की रिएक्टिव होने के लिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कीटोन से, ठीक है। तो उसने पूछा कि कम रिएक्टिव कौन होगा, तो कम रिएक्टिव कीटोन होगा, और कीटोन कौन सा है? कीटोन है बी। तो कम रिएक्टिव कौन होगा? बी रिएक्टिव कम होगा, क्योंकि बी एक कीटोन है, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, है ना? ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी कराया था, लेकिन जिसने नहीं देखी होगी उसके लिए एक रिवीजन हो गया। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं आगे की तरफ। कन्वर्जन करना है इथेनॉल टू ब्यूटेन टू इन 1H, कन्वर्जन करो। इथेनॉल है, ब्यूट टू इन 1L, ये करना है। क्या तुम्हें दिख रहा है कि ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है? ये एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगी? एल्डोल कंडेंसेशन होगी इसके 2 मॉलिक्यूल्स से, एक ये हो गया, एक और हो गया CH3CHO, एक और हो गया साथ में। क्या होगा? सबसे पहले डाइल्यूट NaOH है, तो OH आएगा नेगेटिव प्रोटॉन, ये क्या है? बेस का काम करेगा। बेस क्या करता है? प्रोटॉन लेके जाएगा। तो ये किस तरीके से प्रोटॉन लेगा? ये CH2 इस तरीके से, CH2H इस तरीके से लिख सकते हैं इसे,
ये क्या करेगा, ये पहले इसका प्रोटॉन लेके जाएगा इस तरीके से, क्या बनाएगा, इनोलेट बनाएगा। इसका किस तरीके से बनाएगा, ये इसका प्रोटॉन ले लेगा तो ये किस तरीके से दिखेगा, ये इस तरीके से दिखेगा। अगर मैं इसे बॉन्ड बॉन्ड नोटेशन में बनाऊं तो ये इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। फिर क्या होगा, ये बॉन्ड यहां जाएगा और ये इस तरीके से होगा। आगे रिएक्शन किस तरीके से होगी, ये इस तरीके से, ये ऐसे होगी। फिर क्या होगा, ये वापस यहाँ आएगा और ये जो है वो अटैक कर देगा। कहां पर अटैक कर देगा, कार्बोनिल सेंटर पे। मैकेनिज्म लिख रहा हूं, ठीक है। इस तरीके से अटैक कर देगा। फिर क्या बनेगा प्रोडक्ट, इस तरीके से प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 C O नेगेटिव H C क्या कहते हैं ये H2 और ये डबल बॉन्ड वापस आएगा तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड H, इस तरीके से। और जो यहाँ पे HO ने H नेगेटिव था, जो H पॉजिटिव होगा वो H पॉजिटिव, बचे हुए H पॉजिटिव को पकड़ लेगा, वर्कअप कर लेगा। तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा CH3 CH OH CH2 CHO, ये बन जाएगा। ये क्या बन गया, एल्डोल। एल्डोल मतलब एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों, ये बन गया एल्डोल। अब एल्डोल की कंडेंसेशन करिए, अगर एग्जाम में एल्डोल बनाने को आए तो एल्डोल से यहीं तक रुक जाना है। एल्डोल में एल्डोल कंडेंसेशन अलग रिएक्शन है। एल्डोल कंडेंसेशन में कंडेंसेशन का स्टेप होता है। कंडेंसेशन के स्टेप में क्या होगा, एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन किस तरीके से होगा, ये OH और ये वाला H, ये दोनों निकल जाएंगे और क्या होगा, ये जो बॉन्ड होगा इस तरीके से शिफ्ट होगा। लो मैं दिखाऊंगा आपको, ये बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट होगा। ये यहाँ पे H होगा, ये वाला H यहाँ चला, ये अपना डोनेट करेगा और ये OH के संग बाहर निकल जाएगा। तो यानी माइनस H2O हो जाएगा। माइनस H2O के प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH, ये बन जाएगा हमारा एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट, जो कि है हमारा ब्यूट 2 in 1 ये है हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ये थी आपकी मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ये था रिएक्शन का मैकेनिज्म। ये मैंने मैकेनिज्म लिख दिया है रिएक्शन का, इस तरीके से ये रिएक्शन होगी, ठीक है। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी, कुछ दिक्कत नहीं होगी इसके अंदर, है ना। डाइल्यूट एल्कली की प्रेजेंस में होती है, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होती है ना, वही OH है यहाँ पे, ओके। पानी से ये H प्लस पकड़ेगा, यहाँ पे OH बन जाएगा। एसिडिक, बेसिकली दिस इज एसिडिक वर्कअप। इसे अगर मैं नाम दूं तो इस कंडीशन को कहते हैं एसिडिक वर्कअप, इसका नाम होता है एसिडिक वर्कअप, ठीक है। ये हो गया आपका रिएक्शन का मैकेनिज्म, ओके। समझ में आई, आई होप ये बात क्लियर होगी, मैकेनिज्म समझ में आ गया होगा। क्यों, कुछ लोग मैकेनिज्म मैकेनिज्म करते हैं, उन्हें समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, देखो फाइनल प्रोडक्ट लिखना है इसका। ये कौन सी रिएक्शन है, ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है, जो है CO2 निकलती है, बस यही होता है। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, माइनस CO2 होगी, CO2 माइनस कर दो, ये CO2 निकल जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, बस कुछ नहीं होगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में एक कार्बन कम हो जाता है, प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ। एक कार्बन कम हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्यों, एक कार्बन कम हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, जवाब दो जवाब। क्या बनेगा प्रोडक्ट, लिखो लिखो जल्दी जवाब लिखो।
क्या होगा आंसर बताओ भाई, जल्दी जल्दी। किसी ने लिखा कि नहीं? किसी ने लिखा कि नहीं लिखा? हाँ, क्या बनेगा? बेंजीन बनेगी? क्या बनेगा? हम्म, बेंजीन बनेगी? क्या बनेगा? जल्दी बताओ भाई, तो टाइम क्यों ले रहे हो? बताओ क्या होगा? Na2CO3 निकल जाएगा। किस तरीके से निकलेगा? बस ऐसा समझ लो कि ऐसे निकल जाएगा, ऐसे ऐसे, ये समझो, ये पूरा निकल जाता है। बच क्या जाएगा? ये पूरा निकल जाने के बचेगा क्या? ये सिर्फ H बचेगा यहाँ पे, और ये H जो है वो जुड़ जाएगा रिंग के साथ। Na2CO3 निकल जाएगा, और बचेगा क्या? ये बच जाएगा बस, H, जो जाके यहाँ चिपक जाएगा। क्या बन गई ये? बेंजीन। क्या बन गई है? बेंजीन। बहुत अच्छे, सबने सही जवाब दिया, बहुत अच्छे। हाँ जी, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रोपेनल और प्रोपेनॉन को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं? प्रोपेनल है और प्रोपेनॉन है, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे इन्हें बताओ? अभी बताया है, इनके टेस्ट भी बताओ, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे इन्हें? प्रोपेनल है और प्रोपेनॉन है, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे इन्हें बताओ? कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? फेलिंग्स से कर लो, टॉलेंस से कर लो। दोनों ही टेस्ट जो होते हैं वो एल्डिहाइड के लिए होते हैं, कीटोन के लिए नहीं होते हैं। सिंपल। दोनों ही टेस्ट एल्डिहाइड के लिए होते हैं, कीटोन के लिए नहीं होते। कोई कहेगा आइडोफॉर्म से कर लेंगे, तो वो गलत हो जाएगा आंसर। क्यों गलत हो जाएगा आइडोफॉर्म से कर लेंगे तो? क्योंकि कभी कभार जो है ना, आइडोफॉर्म टेस्ट जो होता है वो मिथाइल कीटोन देते हैं, वो बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इन्हें फेलिंग्स से टॉलेंस से करोगे वो ज्यादा सही रहेगा। आइडोफॉर्म टेस्ट गलत हो सकता है, ठीक है। कर सकते हो, एल्डिहाइड जो है वो टेस्ट देंगे और कीटोन्स नहीं देंगे। नेक्स्ट देखो, ABCDEF कंप्लीट करने हैं, करो जल्दी। बेंजीन है, CH3COCl AlCl3 है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है, क्या बनेगा? ए क्या बनेगा? ए में क्या लग जाएगा? COCH3 लग जाएगा बेंजीन पे, एसिडोफेनॉन बन गया। बी में क्या हुआ? बी में जिंक अमलगम यूज कर दिया, तो जिंक अमलगम यूज करने से क्या हुआ? क्लेमेंसिन रिडक्शन हो गया, क्लेमेंसिन रिडक्शन होने से ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो CH2CH3 बन जाएगा क्लेमेंसिन रिडक्शन से। ये हो गया हमारा बी। देन बी में क्या किया है हमने आगे? बी में आगे हमने KMnO4 KOH और हीट करा है इसे, ठीक है। और नीचे हमने एसिडिक कंडीशन दी है, इससे क्या होगा? फिलहाल अगर ए से NaOH के संग रिएक्शन करी जाए तो क्या होगा, ये बताना है। बताओ ये दोनों क्या होंगे आंसर्स इसके? इसके आंसर्स क्या होंगे, जल्दी बताओ। जल्दी बता दो फटाफट, इसके आंसर्स क्या होंगे?
अरे भैया KMnO4 से रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या होगा, एसिडिक कंडीशन में रिएक्शन कर रहे हैं, वो सॉरी एसिड कह रहा हूँ, KMnO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या करेगा CH2COH3 को क्या करेगा COH में कन्वर्ट कर देगा और क्या करेगा, बस खत्म, बेंजोइक एसिड बन जाएगा C, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे इसकी रिएक्शन NaOH से हो रही है, COCH3 और इसकी रिएक्शन हो रही है NaOH से, तो क्या बनेगा जल्दी बताओ। इसमें मेरे हिसाब से एक चीज कम है, एक चीज की कमी है इसके अंदर। इसमें इस रिएक्शन में एक मिसप्रिंट है, वो मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ। NaOH के साथ I2 और दे रखा है इसके अंदर, I2 दे रखा है इसके अंदर, NaOH और I2। अब बताओ आगे क्या होगा। कुछ नहीं होगा, NaOH प्लस I2 दे रखा है तो क्या होगा, आइडोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी, आइडोफॉर्म रिएक्शन में क्या बनेगा CHI3 बन जाएगा पहली बात तो, और बचे हुए एक येलो पीपीटी प्लस बचे हुए का सॉल्ट बन जाएगा, बचे हुए का सॉल्ट क्या हो जाएगा COO नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये बचे हुए का सॉल्ट हो जाएगा, क्यों, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट D और E ये हो गए हमारे, ये D हो गया, ये E हो गया, ओके, समझ में आई। नेक्स्ट देखो, असर्शन रीजन है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं वो फ्रीडल क्राफ्ट नहीं अंडरगो करते हैं, क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो डीएक्टिवेटिंग इन नेचर होता है और कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड बॉन्ड हो जाता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से। असर्शन रीजन है, बताओ इसका आंसर सही है या गलत है, बताओ बताओ जल्दी, इसका आंसर सही है या गलत है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यानी देखो ये से ये है, कभी तुमने देखा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन होते हुए, नहीं नहीं होती, क्योंकि इसकी ग्रुप की रिएक्शन नहीं होती फ्रीडल क्राफ्ट, बिल्कुल सही बात है। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप डीएक्टिवेटिंग इन नेचर होता है, ये बात भी बिल्कुल सही है, और यही इसका रीजन है। क्या होता है दरअसल, इसकी जब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जब हम करते हैं तो हम एक लुईस बेस लेते हैं, जैसे कि AlCl3, AlCl3 के अंदर क्या होता है, जो इसका वैकेंट ऑर्बिटल होता है ना, उसके संग जो होता है ये कैटलिस्ट एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के संग बॉन्ड बना लेता है, इसका इसके साथ बॉन्ड बन जाता है, ये इसकी कैविटी में जो है, या इसकी मैं कहूँ वैकेंट ऑर्बिटल में, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके लुईस जो है ये इसकी कैविटी में बॉन्ड डोनेट करके, इलेक्ट्रॉन सॉरी बॉन्ड कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ये इसके संग बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है, जिस वजह से ये दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं आपस में, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप डीएक्टिवेटिंग नेचर, कार्बोक्सिल ग्रुप डीएक्टिवेटिंग नेचर का हो जाता है और ये फ्रीडल क्राफ्ट अंडरगो नहीं करता है, ठीक है, ये बात याद रखना, दोनों ही सही है और ये इसका सही ऑप्शन है, तो आंसर हो जाएगा ए। असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू है ना, रीजन जो है करेक्ट है गिवन असर्शन का, ओके। नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होते हैं फिनॉल से, और फिनॉल्स जो है ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग है, फिनॉल्स ऑर्थोपैरा डायरेक्टिंग होती है, ये मतलब बिल्कुल सही है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा एसिडिक है फिनॉल से, बताना जरा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये होता है, क्या ये ज्यादा एसिडिक होता है फिनॉल से। अगर मैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप को देखूं तो C डबल बॉन्ड O नेगेटिव इस तरीके से है, अगर इसके रेजोनेंस को देखूं तो इस तरीके से ये रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करने की वजह से इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसका कैनोनिकल स्ट्रक्चर वो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से, और इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनेगा, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनेगा इस तरीके से, इस तरीके से, ये इसका हाइब्रिड। तो यहाँ क्या होता है, ये अंडरगो करता है रेजोनेंस, और ये दो जगह से रेजोनेंस कर सकता है, जबकि फिनॉल में रेजोनेंस दो जगह से नहीं हो सकती है, फिनॉल में जब वो फिनॉक्साइड आयन रेजोनेंस करेगा तो एक जगह से एक्सटेंडेड रेजोनेंस करता है इस तरीके से, एक जगह से एक्सटेंडेड रेजोनेंस करता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ पे हमारा दो जगह पर जो है
रेजोनेंस से डीलोकलाइजेशन हो जाता है। डीलोकलाइजेशन दो जगह पर हो जाता है यहाँ पे हमारा, क्योंकि दो जगह से कर रहा है, देखो यहाँ से भी कर रहा है और देन यहाँ से भी कर देगा, यहाँ से भी कर सकता है, तो यहाँ पर डीलोकलाइज है। पर यहाँ पर क्या है, सिंगल तरीके से एक्सटेंडेड रेजोनेंस होता है, जिस वजह से यहाँ पर इफेक्टिवली नेगेटिव चार्ज का डीलोकलाइजेशन नहीं हो पाता। तो इसलिए वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है, और इसी वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा स्टेबल होते हैं, ज्यादा एसिडिक होते हैं फिनॉल से। ये तो इसका रीजन हो गया, पर इसका फिनॉल के ऑर्थोपैराडायरेक्टिंग से कोई मतलब नहीं है, तो आंसर हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इन असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, पर रीजन करेक्ट नहीं है। तो अगर इसे एक्सप्लेन करेंगे तो हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इस तरीके से कि इन द केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स द नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड। ये पॉजिटिव कैसे बन गया, ये तो मैंने नेगेटिव बनाया था। इन द केस ऑफ, इस तरीके से लिख सकते हैं, इन द केस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स the negative charge is delocalized over two centers, which makes it more stable as compared to phenoxide ions, where the negative charge is delocalized over only one center. Therefore, the extent of resonance in case of carboxylic acid is more. Hence, it has a more stable conjugate base. Therefore, it is more acidic than phenol. ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्ट्रक्चर बताना है ए और बी का रिएक्शन में, तो ए क्या हो जाएगा, CrO3 से रिएक्शन हो रही है, ए क्या हो जाएगा बताओ, CrO3 से रिएक्शन हो रही है, ए क्या हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा तो क्या हो जाएगा, OH ग्रुप है, और ये बेंजीन नहीं है, तो बेंजीन नहीं है, इस वजह से ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा। बेंजीन होता तो बेंजीन में हमने बेंजोक्विनोन बनाया था ना, यहाँ पर बेंजोक्विनोन नहीं बनेगा, यहाँ तो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, इसलिए इसका ये कीटोन बन जाएगा। तो ये तो हमारा ए हो गया। सेकंड में क्या हो रहा है, NH2 NHCO NH2, इससे क्या हो रहा है, सेकंड में क्या हो रहा है, कार्बाजोन है, कार्बाजोन बन रहा है ना, ये कार्बाजोन कौन सा, सेमी कार्बाजोन, सेमी कार्बाजोन बन रहा है, ये कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बन जाएगा। किस तरीके से बनेगा, हमें पता है कि किस तरीके से बनता है ये, इसका ट्रिक है कि यहां से O ले लो और यहां से बचा हुआ H2 ले लो, इन्हें निकाल दो और बचे को चाहिए को ज्वाइन कर दो, तो क्या बचेगा इसमें, डबल बॉन्ड N NH CO NH2, ये बच जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा बी पार्ट। ये क्या चीज है, सेमी कार्बाजोन है, ये इसका सेमी कार्बाजोन है, क्या है, सेमी कार्बाजोन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बेंजीन से मेटा नाइट्रो एसिटोफेनोन बनाना है, तो हमारे पास एक जगह बेंजीन है और मेटा नाइट्रो एसिटोफेनोन बनाना है, यानी एसिटोफेनोन बनाना है, यानी ये बनाना है, और मेटा नाइट्रो करना है, यानी ये करना है। इस तरीके से कैसे बनाएंगे, अगर मैं पहले इसको एसिटोफेनोन, अगर मैं इसे पहले क्या करूं, अगर मैं पहले इसकी नाइट्रेशन कर देता हूं, HNO3 से नाइट्रेशन कर देता हूं, तो ये जो है मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो NO2 लग जाएगा, और NO2 के बाद मैं अगर इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर देता हूं, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन से क्या होगा, ये हमारा मेटा पे आ जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे COCH3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा बन सकता है। समझ में आई या नहीं आई, बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफेनोन। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई हो, क्लियर हो गई तो थम्स अप दिखा देना। ओके, मेटा नाइट्रो एसिटोफेनोन। ठीक है या नहीं, ठीक है या नहीं, जल्दी बताओ।
H2SO4 भी होता है ना नाइट्रेटिंग मिक्स, फ्रीडल का रेसाइलेशन, ये बन जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो, बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन को डिस्टिंग्विश करना है, तो बेंजल्डिहाइड में क्या होगा, CHO इस तरीके से लगा होगा, और एसिटोफिनोन में क्या होगा, ये इस तरीके से लगा होगा। अब इन्हें डिस्टिंग्विश कैसे करोगे बताओ, बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन को डिस्टिंग्विश कैसे करोगे, ये जो है वो डिस्टिंग्विश होंगे आइडोफॉर्म टेस्ट से। अब कोई कहेगा टॉलरेंस ऑफ वैलेंस से क्यों नहीं किए, तो टॉलरेंस वैलेंस से इसलिए नहीं कर सकते हम क्योंकि टॉलरेंस ऑफ वैलेंस एलिफेटिक एल्डिहाइड्स के लिए होता है, कीटोन्स के लिए नहीं होता है, ठीक है, और ना ही एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के लिए होता है, तो इसलिए हम उनसे नहीं कर सकते। ओके, आइडोफॉर्म टेस्ट से करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर ये वाला ये लेंगे, ये इससे येलो पीपीटी बना लेगा आइडोफॉर्म का, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दिखाएगा क्योंकि आइडोफॉर्म टेस्ट मिथाइल कीटोन्स के लिए होता है, तो CHI3 बन जाएगा पर प्लस इसका सॉल्ट बन जाएगा। इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दो NH2 ग्रुप्स होते हैं सेमी कार्बोक्साइड में, पर एक ही इन्वॉल्व होता है सेमी कार्बोजोन के फॉर्मेशन में, मार्क इट एज इंपॉर्टेंट, और सॉल्व करो इसे, सॉल्व करो इसे। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, इसका आंसर बताओ। जल्दी बताओ इसका आंसर, तब तक मैं पानी पी लूँ, मेरे को इसका आंसर बताओ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ मेरे को। हाँ जी, आंसर नहीं आ रहा। ट्राई कर रहे हो जल्दी। सेमी कार्बोक्साइड अभी मैंने बताया था, सेमी कार्बोजोन बनाया था ना, NH2 NH CONH2, ये होता है हमारा सेमी कार्बोक्साइड, ठीक है, अभी बनाया था ना, ये देखो ये वाले क्वेश्चन में बनाया था, ये देखो ये वाले में NH2 NH CONH2 ये होता है। तो इसके अंदर होता क्या है, दो NH2 ग्रुप्स हैं, देखो एक NH2 ग्रुप यहाँ है और एक NH2 ग्रुप यहाँ है, वो कह रहा है एक ही इन्वॉल्व होता है सेमी कार्बोजोन फॉर्मेशन में, पर जब हम सेमी कार्बोजोन बनाते हैं तो सिर्फ ये वाला पार्टिसिपेट करता है। मैंने देखो ना लास्ट वाले में, मैंने आपको पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें मैंने यहाँ से H2 निकाला, मैंने ये वाला H2 क्यों नहीं निकाला, निकाल तो मैं यहाँ से भी सकता था। यहाँ जब मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन को कराया था, मैंने व्हेन आई मेड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, आई रिमूव्ड H2 फ्रॉम हेयर ओनली, नॉट फ्रॉम हेयर, बोथ दी साइड्स कंटेन H2 NH2 NH2, बट मैंने यहाँ से एलिमिनेट किया, ये मेरा मन नहीं कर रहा था, मेरा मन का काम नहीं था कि मैंने अपने मन से यहाँ से H2 निकाल दिया था, H2 निकाल दिया था, मैंने ये वाला H2 क्यों नहीं लिया था, तब उसका भी कुछ रीजन था, वो रीजन आप सीखते हैं क्या रीजन था, और एग्जाम में इंपॉर्टेंट मार्क कर लेने, एग्जाम के लिए बहुत ही हाई चांसेस हैं कि क्वेश्चन आ जाए। इसका रीजन ये होता है कि ये जो ये वाला NH2 होता है ना, ये वाला, ये इसके संग रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, इस तरीके से रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, तो इसका जो ये जो है ये इसका डीलोकलाइजेशन हो जाता है, डीलोकलाइजेशन से ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, इसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, जिस वजह से ये फ्री नहीं होता पार्टिसिपेट करने के लिए रिएक्शन में, ये इन्वॉल्व रहता है रेजोनेंस के अंदर, ठीक है, ओके। तो जब भी न्यूक्लियोफाइल बनने की बात आती है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात आती है, तो ये अवेलेबल नहीं होता है न्यूक्लियोफाइल बनने के लिए, क्योंकि ये रेजोनेंस के अंदर बिजी होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है, जबकि ये वाला जो है ये फ्री है, बिल्कुल फ्री घूम रहा है ये, ठीक है।
ऐसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि मतलब क्या ही समझोगे, ये समझो कि जो दोस्त फ्री है उसे कॉल कर लिया, जो दोस्त बिजी है अपने में ही लगा हुआ है अपनी उसके साथ, वो क्यों आएगा तुम्हारे लिए, समझ सकते हो। ओके, और जबकि यहाँ पर इसके पास जो नाइट्रोजन के बाद लोन पेयर है ये फ्री है, तो ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो इसे लिखेंगे कैसे, इसे लिखेंगे इस तरीके से कि इन दी केस, अगर इन्हें 1 और 2 करके एग्जाम में बता देना, एग्जाम में वैसे 1 और 2 कह सकते हो, और तो इसे ऐसे किस तरीके से लिख सकते हो कि in the case of semi-carbazide there are 2 NH2 groups present but only one is involved in the formation of semi-carbazone. It is because the other NH2 group which is present at number, which is named as number 2, is involved in direct resonance with the carbonyl, hence its electron density decreases and its lone pair are not available uh, to act as a nucleophile. But in the case of NH2 group, which is named as number 1, the nitrogen, the lone pair available on the lone pair on nitrogen are free, hence they are available for acting it as a nucleophile. इस तरीके से आप आंसर को फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें कीवर्ड क्या है जिस पर नंबर मिलेंगे, वो कीवर्ड है कि नंबर 2 में the lone pair are directly involved in resonance with the carbonyl ring, carbonyl group, ये है कीवर्ड, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रेजोनेंस हेंस नॉट अवेलेबल, इतना शब्द कीवर्ड है इसका रिएक्शन का। जो लिखो नहीं लिखो, कीवर्ड इसके रीजनिंग का है कि the lone pair of nitrogen are involved in resonance, hence they are not available to act as a nucleophile, ये है इसका कीवर्ड पूरे का, ठीक है। तो बिना कीवर्ड के तो नंबर मिलेंगे नहीं, तो यही था कि इसका कीवर्ड इस रिएक्शन का। नेक्स्ट देखो आगे, अब ये आगे आपका पैराग्राफ बेस्ड केस स्टडी करो। एल्डिहाइड कीटोन तो कार्बोक्सिलिक एसिड फ्यू मेजर क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप होता है, बिल्कुल सही बात है। एल्डिहाइड को डिहाइड्रेशन से प्रिपेयर कर सकते हैं और अल्कोहल के डिहाइड्रेशन और कंट्रोल्ड से, जैसे पीसीसी पीडीसी जोन्स कॉलिंस, इससे प्रिपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। और सिलेक्टिव रिडक्शन ऑफ एसाइल हैलाइड से, बिल्कुल ठीक बात है। कीटोन्स जो होते हैं वो प्रिपेयर होते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल्स और हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस से, बिल्कुल ठीक बात है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, एल्डिहाइड और कीटोन में हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स एंड बाय ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेनार्ड रिएजेंट विद कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल ठीक बात है। सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन दे रखे हैं इस क्वेश्चन के अंदर, ये सारे मेथड्स हमने पढ़ रखे हैं। डिहाइड्रोजनेशन से एल्डिहाइड बनाना सीख रखा है, कंट्रोल ऑक्सीडेशन से सीख रखा है, एसाइल हैलाइड से सीख रखा है, कीटोन्स में सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनता है, रिएक्शन पढ़ रखी है हमने। कार्बोक्सिलिक एसिड की प्राइमरी वैरासिक K2Cr2O7 और KMNO4 से रिएक्शन पढ़ रखी है। ग्रिग्नार्ड की कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके भी बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये रिएक्शन भी पढ़ रखी है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। जिसने नहीं पढ़ रखी हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन वन शॉट का लेक्चर देख लेना, ओके, पढ़ाई हुई है वहां पे। अब इस पर बेसिस पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन सॉल्व करो प्लीज। नेम अ मेथड बाय व्हिच बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही प्रिपेयर होते हैं किससे, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्सीजनेशन ऑफ एल्कीन, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, या फिर ऑल ऑफ द अबव, ये बताना है आपको। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये, इसका आंसर बताओ। देखो रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड कीटोन दोनों प्रिपेयर हो जाते हैं। इट इज जस्ट कि रिडक्शन जो है ना वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से ना हो। अगर LiAlH4 से करोगे तो LiAlH4 तो सीधा उन्हें अल्कोहल में ले आता है, तो इसके लिए कुछ सर्टेन लिमिटेशंस के संग रिडक्शन भी हो जाते हैं, जैसे कि हमारे NaBH4 है, ZnBH4 ऑल्टोवाइस है, इन सब से रिडक्शन हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बीच में रुक जाता है। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन्स से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम रिएजेंट कौन सा यूज कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से अगर हम प्राइमरी की करेंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा, सेकेंडरी की करेंगे तो कीटोन बन जाएगा। इस तीनों ही मेथड से हमारे एल्डिहाइड कीटोन्स बन सकते हैं, तो इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव।
हाउ विल यू डिस्टिंग्विश एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डिहाइड? एरोमेटिक और एलिफेटिक को कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? तो मैंने आपको साफ तो बताया हुआ है कि एलिफेटिक के लिए ही होता है फेलिंग्स टेस्ट। पहली बात तो फेलिंग्स टेस्ट जो होता है वो एल्डिहाइड्स के लिए होता है और उसमें भी एलिफेटिक के लिए होता है, तो हम फेलिक टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दोनों को। एल्डिहाइड्स जो होते हैं हमारे एलिफेटिक वाले वो टेस्ट देंगे, एरोमेटिक नहीं देंगे, ठीक है। एडोमम टेस्ट मिथाइल कीटोन के लिए होगा, हिंसबर्ग टेस्ट जो होता है अमीन्स के लिए होता है, बेनेडिक्ट टेस्ट कार्बोनिल के लिए होता है, लेकिन इसमें ये टेस्ट एलिफेटिक एल्डिहाइड और एरोमेटिक एल्डिहाइड का डिफरेंस नहीं बताएगा बेनेडिक्ट टेस्ट, ठीक है। बेसिकली बेनेडिक्ट टेस्ट जो है वो हम लोग उसमें यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स में यूज करते हैं बेसिकली। तो मोलिश टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स में यूज होते हैं बायोमोलिक्यूल्स में। कंपाउंड ए और बी बताना है इस रिएक्शन के अंदर। तो अब यार अब तो बता ही सकते हो, CH3 MgBr ग्रेनाड रिएक्शन से रिएक्शन होगी तो कैसे बनेगा, बताओ किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से होता है और यहाँ CH3 लग जाता है, फिर ये टूट जाता है, हाइड्रोलिसिस होके इस तरीके से ब्रेक हो जाता है और ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये बन जाता है, ये हो गया A। और इसकी रिएक्शन कर रहे हैं अब जिंक अमलगम HCl से, तो जिंक अमलगम HCl से क्या होगा? क्लेमेंसन रिडक्शन है ये, क्लेमेंसन, ये बन जाएगा B, ठीक है, ये बन जाएगा B। लास्ट क्वेश्चन देखो इसका, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कैन बी इंक्रीज इन द चेन? किस रिएक्शन से कार्बन एटम्स इंक्रीज हो सकते हैं चेन के अंदर, ये बताने हैं मुझे। चेन के अंदर कार्बन एटम्स कौन सी रिएक्शन से इंक्रीज हो सकते हैं ये बताने हैं मुझे, जल्दी बताओ इसका आंसर। ये लास्ट क्वेश्चन है, मुझे इसका आंसर दे दो जल्दी। हाँ जी, HVZ रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है इसके अंदर, क्लेमेंसन रिडक्शन से उतने ही रहते हैं, इसका भी कोई मतलब नहीं है, क्लेमेंसन रिडक्शन में हमारा एल्केन बन जाता है बस। कैनिज़ारो रिएक्शन से भी कोई मतलब नहीं है इसके अंदर। बची ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से मतलब है, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन से क्या होता है, जैसे कि सब कुछ करो फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन कर दी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में, CH3 MgBr से रिएक्शन कर दी हमने, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया उससे रिएक्शन कर दी हमने, तो ये क्या बना देता है, CH3 CH2OH बना देगा ये। तो कार्बन तो हमारे पास एक ही था यहाँ पे एल्डिहाइड में, और बन गए हमारे 2 कार्बन। कार्बन इंक्रीज करने के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कार्बन इंक्रीज करने के लिए यूज होता है, ये मैंने पहले ही बता दी थी, ये वाली बात है ना, ये बात पहले ही बता दी थी। तो हमारे 1 कार्बन से 2 कार्बन हो गए, तो कौन सा यूज होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होता है अगर हमारे को कार्बन इंक्रीज करने हो तो। आज के लेक्चर में इतना ही था, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, दोस्तों के संग सब्सक्राइब करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के संग शेयर करना वीडियो को, और QR कोड है चैनल के, इन्हें ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को PDF के लिए, सारे अपडेट्स के लिए। ये है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 1 शॉट की वीडियो, बाकी फिजिकल इन 1 शॉट भी है, इनऑर्गेनिक इन 1 शॉट बना दूंगा, ठीक है। तो यही थी आज के लिए सेशन, अगर पसंद आया हो तो अपना सपोर्ट बनाए रखना, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अमीन्स के साथ, इसमें हम अमीन्स के बेहतरीन क्वेश्चन करेंगे। आज के मेरे को आई होप मेरे को आज के क्वेश्चंस को देख के आपको मजा आया होगा, आज काफी अपने अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए हैं, इससे जो है लेवल एग्जाम में एक्सीड नहीं करेगा, जो मैंने करा रहा हूँ वो ज्यादा ही करा रहा हूँ, लेवल इससे ज्यादा नहीं होगा, और विश्वास रखना पेपर ऐसा ही आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।